निवेश की तो बात हो गई है, इंश्योरेंस की बात करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी चर्चा में जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं अमजद खान, चीफ ग्रोथ ऑफिसर, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, वर्कप्लेस वेलनेस, प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर। आपका स्वागत है अमजद। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। थर्ड पार्टी मोटर प्रीमियम जो है उसमें जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है अमजद, हम चाहते हैं कि उसी से आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। जो प्रीमियम है 5 से 12% तक यहाँ पर बढ़ सकता है। और फाइनल प्रस्ताव जो है आरडीआई ने परिवहन मंत्रालय को यहाँ पर दे दिया है। और इंडस्ट्री ने हालांकि 15 से 20% का सुझाव दिया था इजाफे का, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके चलते कंपनियों ने ये क्लेम किया है। अब बताइएगा किस तरह से इस खबर को देखा जाए। ज़रूरी होता है इस तरह का इंश्योरेंस लेना, लेकिन अगर इस तरह से प्रीमियम बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं ग्राहकों की जेब पर गाज पड़ेगी अमजद। यस कविता, पहली बात तो काफ़ी काफ़ी धन्यवाद आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने कहा कि ये बढ़ते हुए प्रीमियम्स सबसे बड़े कंसर्न है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं आप। बट अगर आप देखेंगे ये थर्ड पार्टी प्रीमियम, जैसे आपने कहा कंपलसरी है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय, इसका प्रीमियम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बढ़ता जैसे बाकी पॉलिसीज में बढ़ता है। तो अभी जो चेंज की प्रस्ताव आई है कि पॉलिसी का प्रीमियम थर्ड पार्टी के लिए एटलीस्ट बढ़ाया जाए, आई थिंक काफ़ी समय के बाद आया है। तो उस तरह से उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कस्टमर्स के ऊपर, बिकॉज ये एक कंपलसरी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बेसिकली कार और ड्राइवर के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो कैलामिटीज हो सकती हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली प्रीमियम बढ़ाने वाली पॉलिसी नहीं है। एक कभी कभार 10 साल में एक या दो बार प्रीमियम बढ़ते हैं थर्ड पार्टी के, तो उसको उस तरह से पॉजिटिवली देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। जिस तरह से देखा जा रहा है 4 साल से काफ़ी हद तक ये स्थिर था। और लेकिन मुझे अब ये बात समझनी है कि इस तरह से जब प्रीमियम बढ़ रहा है, क्लेम्स की स्थिति क्या है? क्या उनमें लगातार इजाफा हुआ है? क्या उसके बावजूद हमने देखा है कि ये क्लेम्स, ये प्रीमियम का जो अमाउंट है वो नहीं बढ़ा है? क्या ये सिचुएशन है क्योंकि लॉस रेशियो कंपनियों का जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बात सामने आई है। बिल्कुल सही कविता। तो लॉस रेशो थर्ड पार्टी पे अगर देखेंगे तो वो एकदम एक कंसिस्टेंट रूप से बढ़ा है। बट अगर आप क्लेम्स देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के, तो वो भी उसी उसी प्रकार बढ़े हैं। पर इसमें होता क्या, जब कोई क्लेम आता है थर्ड पार्टी का, मान लीजिए 100 क्लेम आए पूरे इंडिया भर में, 100 के 100 क्लेम नहीं होते हैं बिकॉज लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो काफ़ी सारी क्लेम बिना क्लेम किए ही वो क्लेम्स रिजेक्ट मतलब कंसिडर ही नहीं होते हैं। सो ये अब जैसे जैसे पॉलिसी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी अपने पॉलिसीज़ के बारे में, लोग ज़्यादा जानेंगे कि थर्ड पार्टी क्लेम क्या होता है। तो उस फैक्टर के हिसाब से प्रीमियम्स बढ़ेंगे। प्रीमियम्स वैसे ही बढ़ते आए हैं, बट इसकी क्वांटिटी और नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अब बढ़ेंगे, आप बढ़ता हुआ देखेंगे अब आप। तो एक तरह से तैयार रहें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम बढ़ सकता है और ज़रूरी कवर है, लिहाजा इसको मिस भी नहीं किया जा सकता। मोटर इंश्योरेंस की तो बात हो गई है अमजद, मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस की ओर हमें बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने आई है। आईआरडीए हेल्थ क्लेम सेवाओं की नियमित अब जांच करेगा। और यहाँ पर सरकार ने आईआरडीए को कहा है कि गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके तमाम तरह के इंश्योरेंस कवर को जो है एक बार रिव्यू में लिया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन की गई है और जिस तरह की कवरेज प्रॉमिस की गई है वो दी जा रही है या नहीं। एक तरह से आईआरडीए को पूरी तरह से एक्शन लेने को यहाँ पर सरकार ने दिशा निर्देश भी दिए हैं, जो कि आईआरडीए काफ़ी हद तक कर भी रहा था। कैसे देखें एक पॉलिसी होल्डर के नज़रिए से इस खबर को? सो कविता, ये बहुत ही अच्छी खबर है पॉलिसी होल्डर की नज़र से, बिकॉज जैसे पिछले 3-4 सालों में स्पेशली कोविड के बाद से हमने देखा है क्लेम्स रिजेक्शन के कंप्लेंट्स काफ़ी बढ़ने लगे थे। एंड वैसे भी हमारे देश में पेनिट्रेशन जो है हेल्थ इंश्योरेंस का काफ़ी कम है, और इसके बावजूद अगर क्लेम्स के रिजेक्शन के केसेस बढ़ते जाएं और कंप्लेंट्स बढ़ते जाएं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा। तो इसलिए सरकार का ये इनिशिएटिव है कि रेगुलेटर आईआरडीए से बोले कि इन सारे क्लेम रिजेक्शंस में पर्सनली लुक इनटू करें, ताकि कम से कम रिजेक्शन हम फेस कर सकें। इसका मेन पर्पस यही है कविता, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। वैसे भी हमारा पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, इसलिए रिजेक्शंस पे काफ़ी फोकस दिया जाएगा। तो अननेसेसरी रिजेक्शंस, आउट ऑफ पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस वाले जो कंडीशंस होते हैं वो सब पे काफ़ी नज़र रहेगा। तो अब इंश्योरेंस कंपनीज का रिजेक्शन रेट थोड़ा कम होना चाहिए। एंड एज अ कंज्यूमर आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि सबके सब अभी रिजेक्शन के केसेस, एक रिजेक्शन होता है, इट जस्ट स्प्रेड्स लाइक वर्ल्ड वाइल्ड फायर। सो वो एक अच्छी न्यूज़ है कस्टमर्स के लिए।
चीज़ जो सरकार ने कही है या सरकार की मंशा भी है, हेल्थ इंश्योरेंस को किफ़ायती बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अमजद, अब ये कैसे होगा? और देखिए, अब यहाँ पर जिस तरह से पीएमओ ने डीएफएस ने इंश्योरेंस की लागत को लेकर भी चिंता जताई है, ये किस तरह की लागत है और किस तरह की चिंता की हम बात कर रहे हैं? क्या हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता भी होने की संभावना है? कविता, आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो हम सबके लिए कंसर्न है, जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं। बट इसकी मेन दिक्कत ये है कि जब तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, उसके रेट्स में वो रैशनलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। जितना बड़ा पूल होगा उतना बेहतर प्रीमियम होगा इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। तो जो प्रीमियम बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा मूल कारण यही है कि पेनिट्रेशन लो है। तो पेनिट्रेशन के लिए सरकार, आईआरडीए सब ट्राई कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएं। इसलिए आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं रेगुलेटर की तरफ से, जहां पे हम इंक्लूसिविटी या एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जहां काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशन जो पहले पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती थी, अब वो हेल्थ कंडीशंस को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कंसिडर करेंगी, तो पॉलिसी ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होंगी। पॉलिसी लेना अब आगे जाके आसान होता जाएगा। इसका जैसे जैसे मैंने कहा कि पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिसी ले पाएं। अब लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में खासतौर से जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें अमजद, तो होल लाइफ टर्म प्लान जो है, जहाँ पे 100 साल तक की आपको एक कवरेज दी जाती है, इतनी कवरेज लेना क्या ज़रूरी है? टर्म इंश्योरेंस प्लान जब आप लेते हैं, देखिए लाइफ इंश्योरेंस को की जो कवरेज है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन 80 साल तक, 100 साल तक इसकी कवरेज लेना कितना समझदारी का निर्णय हो सकता है? क्या फ़ायदे होंगे अगर इतनी लंबी कवरेज हम ले लें तो? कविता, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से तो ये 100 साल की जो कवरेज है, लोग एक्चुअली कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि लोग, एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है और एक एंडोमेंट टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है। दोनों में फ़र्क यही है कि एंडोमेंट में 100 साल का टाइम जो होल लाइफ कवर करता है, 100 साल के बाद अगर आपको पॉलिसी जब खत्म होती है तो आपको जितने प्रीमियम्स आपने पे किए हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। उसको बोलते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट। प्योर टर्म में क्या होता है, अगर इनकेस डेथ हो गई तो वो डेथ का बेनिफिट आपके फैमिली मेंबर्स को मिलता है। डेथ का बेनिफिट एंडोमेंट में भी मिलता है, बट वहां पे एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि आपको मेच्योरिटी मिलती है। अब ये 100 साल की जो बात की, ये जो पॉलिसीज इशू होने की बात हो रही है, रादर ये पॉलिसीज है मार्केट में ऑलरेडी। इसका मूल कारण एक ये देखा जाएगा कि आई थिंक 75 ईयर्स पहले जो इंडिया की लाइफ की लॉन्जिविटी थी वो 35 ईयर्स के आसपास थी, आज वो 70 है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल हो गई है पिछले 75 साल में। तो अब ये माना जा रहा है विद मेडिकल साइंस भी इतना एडवांस होता जा रहा है, तो लोग अब ज़्यादा जिएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और यहाँ 70 से बढ़ के 75, 80 इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो वो एक बेस है इन टर्म्स ऑफ लंबा जिंदगी जीने की सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। इसलिए ये 100 साल की पॉलिसी की बात हो रही है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप एक एंडोमेंट पॉलिसी में जहां पे आपको प्रीमियम जितने पे किए हैं वो आपको मिलेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। बिकॉज उतना ही प्रीमियम अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे और 12% के एवरेज रिटर्न से भी देखेंगे तो आपका 10 गुना सम इंश्योर्ड हो जाता है। मेरे हिसाब से लेना चाहिए तो प्योर टर्म लेना चाहिए। ये 100 ईयर्स की एंडोमेंट पॉलिसी का सेंस नहीं बनता है। राइट। अमजद, बस मेरे पास 1 ही मिनट का समय रह गया है, तो अब मेरे को बताइएगा सही तरीके की लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्लानिंग क्या होनी चाहिए? बहुत लंबा जवाब हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में जवाब चाहती हूँ। दो चीजें हैं कविता। टर्म इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी होती है और एक रिटर्न्स होता है। हम अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं कि इंश्योरेंस में हमको सिक्योरिटी और रिटर्न्स दोनों मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमको इंश्योरेंस सिर्फ सिक्योरिटी के हिसाब से देखना चाहिए। तो आपकी प्योर टर्म इंश्योरेंस एक चीज हो गई, इन्वेस्टमेंट अलग चीज हो गई जो आपको रिटर्न्स प्रोड्यूस करेगी। अब टर्म इंश्योरेंस के लिए आपकी एज क्या है, आपकी करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आपका इनकम क्या है एनुअल, और कितने साल की रिटायरमेंट एज बाकी है, ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से आप सम इंश्योर्ड डिसाइड करते हो। तो ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आपकी नजर में है तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी। बट ये कंफ्यूजन, सिक्योरिटी और रिटर्न्स आप मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। अमजद, आपसे तमाम पहलुओं पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हुआ है। उसके बावजूद आपने आज समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। थैंक यू। शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।